हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस काइनेटिक थियरी पे लेक्चर नंबर 06 से आज लंबा वीडियो बनेगा, धांसू लेक्चर जाएगा और लेक्चर के एंड में 2-3 एक्स्ट्रा छोटे छोटे क्वेश्चंस डालूंगा जो तेरी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर देंगे। तो मज़ा आएगा लास्ट को 2-3 छोटे क्वेश्चंस में। लेकिन उससे पहले एक बड़ा क्वेश्चन डील कर लें। आइडियल गैस के प्रेशर पे डिस्कशन है आज। तो आइडियल गैस का प्रेशर सीधा डिस्कस नहीं किया जा सकता। पहले हमको आइडियल गैस की वजह से कंटेनर के वॉल को कितना मोमेंटम मिलता है उस पर डिस्कशन करना होगा। तो ये एक पूरा लंबा थियरी ये चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा 15, 20, 22 मिनट में। फिर हम प्रेशर पे एक थियरी बनाएंगे, हाँ तब जाके क्लियर होगा। फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड कि ये जो 2 थियरी हमने किया है उसमें से कौन कौन से पॉइंट है जो हमको कंसीडर करके रखने जो काम आएंगे सम्स में, है ना। तो एक तो ये पढ़ेंगे मोमेंटम पूरा, फिर सीखेंगे प्रेशर, फिर पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। यस, 3 क्वेश्चंस वी विल कवर इन टुडेज लेक्चर। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम का टाइटल लगाते हैं। मोमेंटम कौन सा मोमेंटम सर? अरे यार सुन, कौन सा मोमेंटम लिखने से पहले समझ तो ले। एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरा है, ठीक है। वो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवार को जाके टकराते हैं, कोलाइजन होता है, ये हमने अजम्पशन में सीखा था। तो उसकी वजह से दीवार को मोमेंटम मिलता है। उस मोमेंटम की बात हो रही है, हाँ दीवार को मिलने वाला मोमेंटम। मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर, यस, बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो टाइटल लगा दें, मोमेंटम अचीव्ड बाय द अचीव कर रहे हैं वो लोग, मोमेंटम अचीव्ड बाय वॉल ऑफ कंटेनर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ताकि अपने को पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मोमेंटम अचीव्ड बाय वॉल, मोमेंटम गिवन टू द वॉल बाय द मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी इस थियरी का। थियरी लंबा है लेकिन स्ट्रेटेजी सिंपल है। लंबा इसलिए कि सारे पॉइंट्स लिखूंगा लाइन टू लाइन, हाँ तो तेरे को यहीं पे याद हो जाएगा, डोंट वरी। यस, देख क्या स्ट्रेटेजी बन सकता है। अपन एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर गैस डाल देते हैं। गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो उस कंटेनर का ड्राइंग करेंगे और उसके बारे में इनिशियल 2-3 पॉइंट लिखेंगे। इतना स्टार्ट हो गया। फिर मोमेंटम पे देखेंगे आगे। पहले कंटेनर तो ले लो। चलो तो यहाँ पे कंटेनर अपना ड्रॉ करते हैं। पहले ये x, y एंड z, डन। यहाँ पे कंटेनर को अरेंज कर दो भाई, लगा दो इधर। रुको, इसको थोड़ा सेट करते हैं। अच्छा दिखना तो अच्छा चाहिए ना, हाँ यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आप लोग हमारा वीडियो यूज़ कर रहे हो तो आप हमारे यूज़र्स हो, आपको एक्सपीरियंस मस्त होना चाहिए इसका कि दिख अच्छा रहा है। चलो ये कंटेनर हो गया, इसकी सारी साइड का लेंथ LL ले लेते हैं ना। क्यूब हो गया, क्यूब, यस। और पॉइंट लिखने बैठो तो आ जाओ, लिख डालो 2-3 पॉइंट। इसके अंदर गैस ले लिया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसमें N। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन फिगर अ क्यूब शेप कंटेनर इज शॉन फिल्ड विथ आइडियल गैस। यस, इन फिगर अ क्यूब शेप कंटेनर इज शॉन। मैं जगह बचा के लिख रहा हूँ कि पूरा बोर्ड भरना पड़ेगा। In figure, a cube shaped container is shown filled with ideal gas having n number of molecules, ओके। फिर एक और लिख दो पॉइंट कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज L, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज L, ठीक है। फिर एक और पॉइंट चाहो तो डाल दो कि ऑल दी साइड्स, ऑल दी एजेस आर पैरेलल टू x, y एंड z, डाल दो, ठीक है। नहीं डालो तो भी चलेगा, ओपनिंग इतना बहुत हो गया। अब स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी बनेगा इधर,
भाई ये सब कवर हो रहा है ना कैमरामैन। स्ट्रेटेजी ये है कि कंटेनर के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल डाल दिया आपने, इतना सारा गैस भर दिया अंदर, करोड़ों अब्बों मॉलिक्यूल्स है, वो उसमें से बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जाके इस दीवार पे टकराएगा, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे। तो हम किसी एक दीवार को टारगेट कर लेते हैं कि भाई अपनी इस दीवार पे बात करनी है। अब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जाके टकराएगा इस दीवार पे, तो हम एक मॉलिक्यूल की वजह से इसको कितना मोमेंटम दिया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इधर आने वाला टोटल मॉलिक्यूल कितना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे एक ने इसको इतना मोमेंटम दिया, यूँ जाके ठोका धड़ाम, तो इतना मोमेंटम एक ने दिया, तो सपोज 50 मॉलिक्यूल है तो उसने कितना दिया, 150 मॉलिक्यूल है तो उसने कितना दिया, तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा ना फिर तो। हाँ, तो सबसे पहले मोमेंटम गिवन बाय वन मॉलिक्यूल टू द वॉल। और वॉल कौन सा लेते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैं ये वाला वॉल लेता हूँ, फ्रंट वाला। इस वाले वॉल की बात करते हैं। ये देखो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ उसको। ये वाली वॉल पे हम लोग काम करेंगे आगे, ठीक है। ये वॉल कौन सा, वो पता है, वाई जेड को पैरेलल है रे, नहीं पता, देख बताता हूँ। ये अपना वाई है और ये अपना जेड है। जो यहाँ दिख रहा है वो जेड एक्चुअली ऐसे होता है ना, तो इसको पैरेलल हो गया ना ये वॉल। तो ये वाला वॉल देखो इधर से यूँ, अरे एक्चुअली ऐसा है ना क्यूब, एक वॉल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर, एक ऐसा है ना क्यूब। तो ये वाई जेड को पैरेलल प्लेन हो गया। हाँ, नाम लिख दो साइड में, काम आवेगा कहीं ना कहीं। प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, हाँ कहीं ना कहीं काम आएगा, लिख के रखो। और अब कोई भी एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लो, इतने सारे नहीं चाहिए अपने को पहले। चलो ये कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका मास क्या है m, वो जाके दीवार पे यूँ टकरा रहा है v1 वेलोसिटी से, टकरा के वापस यूँ आ रहा है, तब v2 वेलोसिटी है। तो बहुत हो गया, इतना ज्ञान तो बांट दो, यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेंगे, चलो। नाउ लेट्स कंसीडर अ वॉल ऑफ कंटेनर विच इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। चल आया। नाउ consider a wall of container parallel to the YZ plane। ओके ठीक है। अब स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ m mass having initial velocity v1 take a small single molecule, single particle of m mass, its initial velocity is v1, which can be written as v1 is equals to vx, vy and vz। ठीक है। अब this molecule collide with this wall and its velocity change, तो उस वेलोसिटी को नाम दे दो v2। लेकिन उससे पहले देखो, जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ टकराएगा यूँ आके धड़ाम से, तो ये जो टक्कर है ना, ये कोलाइजन, ये इलास्टिक कोलाइजन है। क्या है यार, बात तो हुई थी पिछले लेक्चर में कि गैस का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमको गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर गैस का मॉलिक्यूल और दीवार के बीच का जो कोलाइजन है उसको इलास्टिक ही लेना है। हाँ, तो ये कोलाइजन इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा पता है, मॉलिक्यूल्स का y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में स्पीड कुछ चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस। सिर्फ x डायरेक्शन में चेंजेस हो गए, वो भी सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव। नहीं समझा, देख बताता हूँ, समझ आ रहा है, मस्त समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पे आके ठोका, तब उसका वेलोसिटी क्या था 2, 3, 4। वापस यहाँ से रिटर्न गया टकरा के, तो उसका वेलोसिटी हो गया -2, 3, 4। तो देख इलास्टिक कोलाइजन है। कैसे कोलाइजन तेरा इलास्टिक, समझने के लिए कॉन्सेप्ट मस्त है। इलास्टिक कोलाइजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने के लिए इधर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे, 12 mv²। इन सबका स्क्वायर करके v बना दे। हाँ, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे, 12 mv²।
तो ये रहेगा तो आंसर सेम आएगा ना, तभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अब मान ले तूने ये सब बदल दिया, इसको 5 ने इसको 6 कर दिया, तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, तो इलास्टिक नहीं होगा, बात खत्म। स्पीड में ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे को चाहिए उसी को चाहिए। हाँ, तो हम बहुत सेटिस्फैक्टरी आर्ग्यूमेंट के साथ लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस कोलाइजन इज इलास्टिक, सो Vx and Vy remains unchanged. The only change occurs in the direction of x velocity. Yes. चलो तो लिखते हैं, समझ में आया ना, लिखते हैं। चलो आ जा, पहले तो इसको इससे कोलाइड को करवा, लिख दे कि दिस पार्टिकल कोलाइड with wall elastically, collide with wall elastically, so Vy and Vz remains unchanged, only change occurs in direction of Vx. सो फाइनल वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v2 इज माइनस Vx, Vy एंड Vz अनचेंज्ड। ये हो गया इनिशियल एंड फाइनल। बच्चा वो लोग पोर्शन थोड़ा टफ नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट धांसू था। कोलाइजन पे हमने बहुत टाइम बिगाड़ा है। यस, तो थोड़ा स्पीड में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन समझा दिया कि ऐसा रहने से ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तेरा होगा इधर। हाँ ठीक है, अब देखो दो टाइप का वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम ले आओ ना। हाँ चलो आ जाओ इधर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, नाम दे दो उसको कुछ भी, डेल्टा पी, P2 माइनस P1, इट मीन्स mv2 माइनस mv1। अब m को कॉमन ले ले भाई। हाँ हेलो, ये मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। अरे सर समझ में नहीं आया, तो रहने दे, थियरी अपने काम का ही नहीं है। 11वीं का बच्चा अब थोड़े दिनों में 12वीं में जाने वाला है, उसको मोमेंटम का फॉर्मूला mv सिखाऊं, आधा घंटा लूँ यहाँ पे? चलो मोमेंटम m को रहने दो। ये v2 क्या है अपना, ये रहा माइनस Vx, Vy, Vz, और v1 क्या है अपना, Vx, Vy, Vz। कैमरा में ये कवर हो रहा है ना। अब देखो ये माइनस Vx हो गया, माइनस 2Vx, ये 0 0। यस, तो फाइनली मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ गया भैया, माइनस 2mVx। ये किसका मोमेंटम है? अरे पार्टिकल जो जाके टकरा के वापस आया तो उसका स्पीड बदल गया। हाँ, तो पार्टिकल का मोमेंटम है ये, कि पार्टिकल का मोमेंटम ऐसा हो गया। लेकिन अपने को तो किसका मोमेंटम चाहिए, अचीव बाय वॉल। दीवार को कितना मिला, तो जितना इसने चेंज किया अपने मोमेंटम में पार्टिकल ने, उतना ही दीवार को भी मिला होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। दीवार स्टेशनरी है ना, दीवार भी मूव किया होता तो कुछ और आइडिया लगता, लेकिन दीवार तेरा स्टेशनरी है। हाँ, तो ये अपना जितना मोमेंटम चेंज करेगा, ये पार्टिकल ठड़ाम गया आया, ये जितना मोमेंटम चेंज करेगा उतना ही चेंज दीवार को भी मिलेगा, तभी टोटल 0 कंजर्व मोमेंटम। हाँ, तो फिर तो चलो लिखते हैं कि हियर वॉल इज स्टेशनरी, wall is stationary, so according to momentum conservation, momentum gained by the wall is equals to same plus 2mvx। डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, बस क्या यार, पार्टिकल का इधर है तो दीवार का इधर ना, हर डायरेक्शन। अब देखो, अभी तो अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या डिसाइड किया था पहले, कि एक पार्टिकल से दीवार को कितना मोमेंटम मिलता है वो ढूंढ लेंगे। आ गया
कि इस एक पार्टिकल की वजह से, जिसको आप ये देख रहे हो ना, उसने दीवार के मोमेंटम में इतना चेंज कर दिया, इतना मोमेंटम दे दिया दीवार को। अब टोटल पार्टिकल कितना है अंदर वो ढूंढ लेते हैं। और सर पार्टिकल क्यों ढूंढ रहे, वो तो बोला है ना, हैविंग n पार्टिकल्स। बस लगा ली अक्कल अपनी, 12वीं में आने वाले हो। पार्टिकल कितना है वो ढूंढना पड़ेगा, ये n नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत धांसू आर्ग्यूमेंट है, सुनना। ये n इस कंटेनर के अंदर टोटल जो पार्टिकल है वो है, वो सारा का सारा पार्टिकल क्या इस दीवार के साथ आके टकरा रहा है? नहीं ना, कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है। तो इस दीवार के साथ कुछ लिमिटेड पार्टिकल टकराएंगे ना। ये सारा पार्टिकल जितना अंदर भरा है सब इसी दीवार पे आके टकराने, ऐसा है। दे परफॉर्म रैंडम मोशन, कहीं भी जाके टकराएंगे सब अलग अलग दीवार पे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वॉल, नॉट अबाउट द एंटायर कंटेनर। पूरे कंटेनर पे बात करते ना तो ये ले लेते कि इतना है, लेकिन इस दीवार पे सारा मॉलिक्यूल्स नहीं टकरा रहा है, थोड़ा इधर उधर भी जा रहा है, तो इसके पास कम आ रहा है। इसलिए वो नंबर पता करना जरूरी है कि कितना है वो पार्टिकल। हाँ, समझा ना पूरा स्ट्रेटेजी, क्यों हम इस n से अपना काम नहीं चला सकते। यस, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे और बोर्ड भरना है, वे लिखना पड़ेगा। चलो ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब लेक्चर में भी मोमेंटम आएगा। देखो पहले अपन वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं फिर से, कि मोमेंटम गेन बाय द वॉल ड्यू टू वन पार्टिकल, लाया था ना 2 mv/x। हाँ, मोमेंटम गेन बाय वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, अरे पार्टिकल मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकते हैं, इज प्लस 2 mv/x। बहुत काम की इंफॉर्मेशन है भैया, इसको नोट डाउन करके रखना। क्यों? क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करने वाले सीधा। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे कि कंटेनर में इतने सारे पार्टिकल्स भरे हैं, उसमें से कितने आके इस दीवार पे टकरा रहे हैं, हाँ, वो नंबर जैसे ही मिल गया ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो वो नंबर ढूंढते हैं। वो नंबर ढूंढने के लिए थोड़ा सीन क्रिएट करना पड़ेगा, दीवार को बारीकी से देखना पड़ेगा। चल ये रहा अपना दीवार, समझना, ये रहा वॉल। अब इन लोगों ने पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि भाई 5 सेकंड में कितना मोमेंटम मिलेगा, मतलब 5 सेकंड में कितना पार्टिकल यहाँ तक आ पाएगा इस दीवार पे। तो एक 5 सेकंड में डेल्टा टी टाइम, सारा तो नहीं आएगा सब, लेकिन जो स्पीड के अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा वो लोग आएंगे, टकराएंगे और मोमेंटम देके निकल लेंगे। सिंपल है। हाँ, तो देख सपोज अपन इतना टाइम स्लॉट ले लेते हैं, डेल्टा टी टाइम में ये डी डिस्टेंस पे जितना पार्टिकल है वो सारा ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकता है। यहाँ का पार्टिकल भी यहाँ पे आएगा बाद में, लेकिन अपने को इस टाइम लिमिट में काम करना है, तो इस टाइम लिमिट का देख रहा हूँ। हाँ, सारा पार्टिकल आया, इधर आया, टकरा के मोमेंटम दे के चला गया। मंदिर की घंटी की तरह इसको बजा बजा के चले गए सब लोग। ठीक है, अब ये एरिया कितना कवर कर रही है लोग, तो ये लोग इतना एरिया कवर कर रहे हैं ना, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगा अपना, डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो यही लिया था ना सबका vx। हाँ, इतना वॉल्यूम ये लोग कवर कर रहे हैं। तो लिख दो एक धांसू पॉइंट, क्या लिखोगे कि इन डेल्टा टी टाइम द पार्टिकल्स विच आर d distance away will collide to the wall in this volume। चलो, इन डेल्टा टी टाइम particles which are d distance away will collide to wall। okay, so volume is equals to area into distance। डिस्टेंस क्या है, vx इंटू डेल्टा टी। मतलब इतने वॉल्यूम में जो पार्टिकल है, इतने वॉल्यूम में जो पार्टिकल है वो टकराएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड बनता है ना, वो स्मॉल एन नहीं बोलते अपन बहुत बार, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना, वॉल्यूम कितना। हाँ हाँ, वॉल्यूम पे ले गए पूरा थियरी। चलो समझ में आएगा, टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूँ भी इधर, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन।
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितना, हाँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई करो ना, NaVX डेल्टा टी। साहब ये समझ में नहीं आया, अरे भाई रुक जा, यूनिट वॉल्यूम में इतना तो इतने वॉल्यूम में कितना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल। हाँ, और ये अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढे अपन ने, यस। अब क्या लगता है ये सारा मॉलिक्यूल्स दीवार पे जाके टकराएगा? नो सर अपन ये समझने वाली बात है, यहाँ बोर होने की चीज़ नहीं है, या ज़बरदस्ती पढ़ने वाली बात नहीं है कि फटाफट पढ़ा दिया सर को, थियरी निपटाना है, समझने वाली बात है। सोच, क्या ये सारा मॉलिक्यूल्स इधर टकराएगा? जो इस दीवार से डी, अपन ने जो वॉल्यूम लिया उसमें लेंथ डी लिया ना, मतलब डी जितनी रेंज में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारा यहाँ पे टकरा रहा है, अपन वैसा मान के काम कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? मेरे पानी पीने तक सोच ले। सोच लिया? देखो भाई समझो, अपन ने दीवार से डी डिस्टेंस पे इस रेंज में जितना मॉलिक्यूल्स है वो सारा ढूंढ लिया कि इतना मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये सारा मॉलिक्यूल्स दीवार पर ही आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दे परफॉर्म रैंडम मोशन ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारे हैं जो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। तो एवरेज हम ये मान ले कि आधा दीवार पे आया और आधा अपोजिट गया, ऐसा मान लेते हैं, और अपने पास कोई चारा नहीं है। हाँ, तो मान लेते हैं कि एज वी नो these molecules perform random motion, so averagely we can take half of this number towards the wall and half away from the wall। लिख दो, अच्छा आर्गुमेंट लिख के फिर लिखो ना। हाँ, कि as we know these molecules perform random motion, these molecules perform random motion, so averagely half molecules can be taken going towards the wall and half away from the wall, going towards the wall and half of it going away from the wall, खत्म। तो अब देख, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल, आधा लेंगे ना इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल इज हाफ NaVX डेल्टा टी। यस, मिल गया फाइनली। रुक, थोड़ा बाउंड्री बनाना पड़ेगा, सब मिक्स हो जाएगा इधर उधर। अब पता चला कि अरे यार तू समझ, बहुत मामला लंबा खींच गया, तो है टेक्स्ट बुक में तो उसके अकॉर्डिंग ही खींचना पड़ेगा। ये बहुत मस्त स्ट्रेटजी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने का। वॉल्यूम ढूंढ लो, और यूनिट वॉल्यूम पे इतना तो इतने पे कितना, टोटल मॉलिक्यूल्स मिल गया उस रेंज में, उस वॉल्यूम में, यूँ कि यूँ जा रहा है सारा। हाँ, फिर अपने को देखना पड़ेगा ना कि सारा मॉलिक्यूल्स थोड़ी टकरा रहा है, कुछ इधर उधर भी जा रहा होगा, तो आधा ले लिया एवरेज। हाँ, तो अब देखो, अब सीधा हिसाब है भैया देसी भाषा में एकदम। ये थोड़ा सा मिटाऊंगा इधर, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा आपका। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना कि एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना मोमेंटम मिला, तो इतने की वजह से कितना। यस, लिख दो। सो हियर फाइनली मोमेंटम गेन बाय वॉल इज इक्वल्स टू, ये और ये का मल्टीप्लाई 2mVX इंटू हाफ NaVX डेल्टा टी, हाफ से हाफ कैंसिल, MAN डेल्टा टी VX स्क्वायर। यस, इतना मोमेंटम वॉल को मिला, अपना आंसर आ गया मोमेंटम। सर आइडियल गैस प्रेशर पढ़ा रहे थे मोमेंटम पे, तो मैंने बोला था 15, 20, 22 मिनट का लेक्चर होगा मोमेंटम पे। अब प्रेशर पे 5-7 मिनट में निपट जाएगा, सारी मेहनत कर ली ना इधर। हाँ, इसको रटने का एक ट्रिक है, इसलिए मैं ऐसे लिखा। देख क्या रटने का ट्रिक है, मेंट VX स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, सम्स में काम आएगा कि दीवार को मिलने वाला मोमेंटम कितना है, मेंट VX स्क्वायर। ये रट्टा करने का ट्रिक है। हाँ, मेंट VX स्क्वायर, ठीक है।
चलो, तो दीवार को मिलने वाला मोमेंटम फाइनली अपन ने ढूंढ लिया। अब अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रेशर पे, लेकिन इसका एक धांसू स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, ले लो। ओके, चलो आ जाओ प्रेशर पे, ले लेते टाइटल, टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर। ओके, इजी है। प्रेशर का फंडा बहुत क्लियर है। पहले रुक, मोमेंटम का फॉर्मूला तो लिख ले, मिट गया यहाँ पे तो। चलो देखो, मोमेंटम गेन बाय वॉल इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू क्या था? हाँ बोला था, रट्टा मारो, मेंट वी एक्स स्क्वायर, ये था ना। अब हम लोगों को प्रेशर चाहिए। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है प्रेशर का, 2-5 मिनट में निपट जाएगा क्वेश्चन। प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स लाना है तो फोर्स क्या होगा? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और मोमेंटम अपने पास है तो मोमेंटम को रख दे, फोर्स मिल जाएगा, फोर्स को रख दे, प्रेशर मिल जाएगा, घर जा मजे कर। तो एक घर नहीं जाना, हाँ वीडियो देख पूरा, लास्ट में 2-3 अच्छे क्वेश्चंस डाले मैंने। तो चलो फोर्स ले लेते हैं, फिर प्रेशर ले लेते हैं, आ जाओ। फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू दिस F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या है वॉल का? मेंट वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा टी, कैंसिल। तो फोर्स आ गया अपना, ए मेंट में एन कहाँ गया? ये रहा, मेंट में से टी निकल गया, मेन रह गया सिर्फ, ये आ गया फोर्स, आ गया ना फोर्स। अब प्रेशर, प्रेशर यहीं पे ले आते हैं, वो जगह चाहिए अपने को। चलो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है अपना? मेन वी एक्स स्क्वायर अपॉन एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर क्या आ गया? एम एन वी एक्स स्क्वायर। यस आया, देख के खुश मत हो, थोड़ा है इसमें अभी। चलो बताता हूँ क्या क्या है। प्रेशर इज इक्वल्स टू एम एन वी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में भैया 2 चीज़ें समझानी है, 2 मिनट का काम है। ये एम एन क्या है और ये वी एक्स स्क्वायर को चेंज करना है। तो भाई इंक लीक हो रहा है आपका, हो गया। चलो देखो, ये एम एन क्या है? तो मेरा मानना है ये एम एन डेंसिटी है। सर ऐसा क्यों? रुक जा भाई, समझा रहा हूँ ना, सोहम सर के लेक्चर में रट्टा कुछ नहीं होता है, समझेगा। देख, एम एन का मतलब क्या होता है? एम मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये एन को क्या लेना है? तो एन के बारे में बोला था ना इधर डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन को डिटेल में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब ये क्या हो गया? ये एक पार्टिकल का मास, ये सारे पार्टिकल का मास, तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम मतलब हो गया ना डेंसिटी। हाँ, तो बोला था सोहम सर के क्लास में रट्टा नहीं होता है, तो ये डेंसिटी हो गया। अब ये वी एक्स स्क्वायर का क्या फंडा है तो समझाता हूँ। देख, अपन ने जो प्रेशर का फॉर्मूला लाया तो इसमें स्पीड वी एक्स स्क्वायर है, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए है ये प्रेशर। वाई डायरेक्शन के किधर गए, जेड डायरेक्शन के किधर गए, है ना। तो उसके लिए पहले इसको एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कि एक्स डायरेक्शन में सबका एवरेज स्पीड ये ले लेते हैं, फिर वाई और जेड को भी अंदर ऐड करते हैं। यस, तो टेकिंग एवरेज, तो अब प्रेशर का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू डेंसिटी वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, बोलो ऐसे लिख लिया। अब भाई देख, गैस आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक है तो सारे डायरेक्शन के जो एवरेज स्पीड है वो इक्वल ले सकते हैं। हाँ रुक, ध्यान से मैं लिखवा रहा हूँ, घबरा मत, सब समझ में आएगा। फॉर आइसोट्रोपिक गैस प्रेशर का फॉर्मूला तो आ गया है, खाली इसको रगड़ रहे हैं थोड़ा। फॉर आइसोट्रोपिक गैस एवरेज स्पीड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये एवरेज स्पीड का स्क्वायर लिख दे चलेगा, सेम इन ऑल डायरेक्शन। सो वी कैन टेक वी एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर एवरेज ऑल्सो,
इज इक्वल टू वी जेड का भी स्क्वायर। अब ये पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये सारे डायरेक्शन के लिए चाहिए, तो एक कॉमन स्पीड का नाम दे दे वी। हाँ, सो हियर वी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू इन तीनों का प्लस वी एक्स स्क्वायर। सिंपल गणित दे रहे यार बच्चों जैसा, इसमें क्या टाइम लो। अब सब इक्वल है तो इनको इक्वल बोल दे, वी एक्स का स्क्वायर, यस। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ले ले इधर, अरे इक्वल है वी एक्स वी वाई वी जेड, तो इन सब की जगह भी वी एक्स रख दूँ तो टोटल 3 वी एक्स होगा ना, 3 नीचे गया। हाँ, अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो, तो फाइनली प्रेशर का फार्मूला क्या बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, और वी एक्स की जगह डाल दो वी स्क्वायर एवरेज डिवाइड बाई 3। चाल खेल खत्म। बोला था प्रेशर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, खत्म हो गया प्रेशर। ये देखो खत्म। बोल भाई आया मजा। वो मोमेंटम ने ज़्यादा टाइम खा लिया, प्रेशर तो बेचारा इजी था। मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर खत्म, और प्रेशर में थोड़ा चेंजेस कर दिया, है ना। अब पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, ये जो 2 थियरी पढ़ा ना, उस पर से कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस होना चाहिए। तो ले स्क्रीनशॉट तो ले ले पहले। चल भाई, एक क्वेश्चन मोमेंटम पे ले लिया, एक प्रेशर पे लिया, अब पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। 3 अच्छे पॉइंट है। देख, ये पॉइंट खत्म होने के बाद मेरे वो 2-3 अच्छे सवाल आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लेक्चर का मजा बढ़ा देंगे। तो देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहला पॉइंट भैया, ये अपन ने थियरी पढ़ा तो पूरा क्यूब लिया और उसके अंदर गैस डाला और पूरा थियरी पढ़ा। मतलब आपके दिमाग में भी ये भ्रम चिपक गया है कि हर बार क्यूब आएगा ना तो ये फॉर्मूले लेंगे। ऐसा नहीं है। तो किसी भी शेप का कंटेनर ले, फॉर्मूला यही आएगा। क्यों? क्योंकि देख, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 1/3 रो वी स्क्वायर। अब इसमें कंटेनर का एरिया, कंटेनर का वॉल्यूम या टाइम कहीं से मैटर नहीं कर रहा है, देखो, है ना। हाँ, तो किसी भी शेप फॉर एनी इरेगुलर शेप कंटेनर वी कैन टेक दिस फॉर्मूला। मजा आया ना इस पॉइंट में? बोला था ना, पूरी थियरी का निचोड़ ही है। बच्चा पढ़ लेता है पूरी थियरी, फार्मूला रट्टा मार लेता है, फिर सोचता है जब क्यूब दिखेगा न्यूमेरिकल्स में, सम्स में, तब ये फार्मूला लूँगा। अरे कोई भी शेप दिखे यही लेना, क्योंकि कंटेनर का शेप का वैल्यू इसमें कहीं मैटर ही नहीं कर रहा है। सिर्फ कंटेनर के अंदर क्या भरा है वो डेंसिटी पता होना चाहिए और स्पीड पता होना चाहिए। खेल खत्म। हाँ, स्पीड पता होना चाहिए, तो टाइम कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। वेरी एंड टाइम पे रिस्क नहीं लेते, एरिया वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो ओके। अब एक और, पास्कल को जानते हो? पूरा फ्लूइड पढ़ के बैठे हो। पास्कल का लॉ क्या बोलता है कि जब गैस आपका इक्विलिब्रियम में होता है, गैस आपका इक्विलिब्रियम में होता है, तो प्रेशर इक्वल एट एवरी पॉइंट, तो इसमें भी लागू पड़ेगा, इक्वल एट एवरी पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, तो पास्कल का लॉ भी इधर लगेगा, ध्यान रखना। चलो एक लास्ट पॉइंट देता हूँ, धांसू वाला। आप लोगों को पता है कॉन्टैक्ट टाइम और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन दोनों अलग चीज़ हैं। ये वर्ड बहुत बार आते हैं काइनेटिक थियरी चैप्टर में, वर्ड्स बार बार आते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइम, टाइम फॉर कोलाइजन और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन, इन दोनों में फ़र्क क्या है देख बताता हूँ पहले, फिर पॉइंट समझाता हूँ। जैसे ये दीवार है अपना, है ना, एक पार्टिकल आया यहाँ पे आके टकराया, तो टकराया तो दीवार को चिपक गया ना, समझो। पार्टिकल आके दीवार को टक, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए भी दीवार को टच करके रहता है ना, कांटेक्ट में रहता है, फिर वहाँ से उखड़ के वापस चला जाता है। तो वो जो छोटा सा टाइम है दैट इज कॉन्टैक्ट टाइम। यस, कॉन्टैक्ट टाइम। वो बहुत कम होता है कॉन्टैक्ट टाइम। और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन वो अलग चीज़ है। देखो, जैसे एक पार्टिकल आया, टकराया, फिर दूजा आया, टकराया, तो पहला और दूजा के बीच का जो टाइम है, पहला टकराया फिर थोड़ी देर बाद दूजा भी टकराया, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टू सक्सेसिव कोलाइजन। हाँ, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन। अब बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, ये बहुत छोटा होता है, वेरी लेस देन, क्योंकि कॉन्टैक्ट टाइम तो फॉर सेकेंड्स होता है,
वेरी माइनर सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड, टकराया वापस आया, कॉन्टैक्ट में बहुत कम टाइम रहा। लेकिन दो कंसेक्यूटिव कोलाइजन के बीच टाइम लग सकता है, ये टाइम बहुत छोटा होता है। इस सिचुएशन में हम प्रेशर इक्वल ले सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स कंसीडर करने थे। टोटल 3 थियरी करवाया आपको। मोमेंटम पे 2 मार्क्स का एक थियरी आ सकता है स्कूल एग्जाम्स में, वो पूरा लिखवा भी दिया। प्रेशर पे आ सकता है, वो लिखवा दिया। और पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड ये भी आ सकता है। इसको तो पूरा लिखा नहीं, अब जोर आ रहा है लिखने का। अच्छा लिख लिख के थक गया हूँ, सुबह से शूट कर रहा हूँ। खुद लिख लेना, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब लेक्चर ख़त्म, लेकिन मेरे वो 2-3 सम्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चल 2-3 धांसू क्वेश्चन का बोला था ना, तो अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस सबसे पहला, चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, आपको आता भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए है। आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई टेम्परेचर है ऐसा। हाँ बताऊँ, देख अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक आप सोचते रहो। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना? 0 केल्विन रे, 0 केल्विन। हाँ 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं है चार्ल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा इसको सेल्सियस में भी पूछते हैं, तब सेल्सियस में बनता है -273.15 सेल्सियस। ले, तुझे ये आंसर पता था 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन सोचा था कि क्वेश्चन इस टाइप का होगा, उसमें ये आंसर सेट होगा। नहीं सोचा ना, अरे यार तो यही तो सोम सर की क्लास की खासियत है बेटा। चला जा, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से मजे कर देख। क्वेश्चन ये है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, आप लोग रट्टा मारे हो ना, 1.38 10⁻⁻23 सर जूल अपॉन मोल केल्विन, रट्टा मारे हो ना। इसका सोल्यूशन 2 स्टेप का है, मैंने पिछले लेक्चर में दिया था आपको। इसका सोल्यूशन देख लो, मान लो कभी ये वैल्यू आप भूल गए तो इसका सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। अपना जो गैस कांस्टेंट है वो क्या होता है, Na इंटू KB होता है। अब KB को सब्जेक्ट बना लो, Na को नीचे डाल दो। अब R का वैल्यू 8.314। एवोगैड्रो नंबर, अरे सर इतना सब याद रखने की ताकत होती तो इसको डायरेक्ट याद नहीं रख लेते। तो नहीं है ताकत तो रहने दे यार, एवोगैड्रो बाबा ने तो दे दिया था कि इतना मॉलिक्यूल्स होगा 1 मोल में। अब इसको कैलकुलेटर करते ही आपका आंसर ये आ जाएगा 1.38 10⁻⁻23। बोल कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? मज़ा आया? मज़ा आया तो कमेंट में लिखते नहीं हो, पता नहीं क्या तुमको चीटियाँ काटती है। कमेंट में लिख दिया करो वीडियो देखते ही। आपके कमेंट में लिखने से, आपके लाइक करने से ये इस वीडियो को रेकमेंडेशन अच्छा मिलता है यूट्यूब की तरफ से, वरना ये वीडियो गुम जाएगा कहीं तहखाने में यूट्यूब के, कभी किसी को मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। हाँ चलो, अब एक लास्ट और धांसू बिल्कुल देख। सपोज तेरे पास 39.4 ग्राम गोल्ड है, क्या है? गोल्ड। उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? ले कर प्रोजेक्ट घर पे। अब एक काम कर, मम्मी पापा को बोल कि 39.4 ग्राम गोल्ड ला के दो मुझे। फिर उस गोल्ड में से ना एक एक मॉलिक्यूल निकाल, एक एक एटम निकाल ढूंढ के, 1 2 3 गिनता रहे शाम तक, कितना निकलेगा जरा बता। ये तो बहुत ऑकवर्ड प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, ऐसा तो कौन करेगा सर, इतना तो गोल्ड कहाँ से लाएंगे 39.4 ग्राम सर क्या रेट है। हाँ तो मत ला। फिजिक्स के पास इसका भी सोल्यूशन है। कैलकुलेशन 1 सेकंड में आंसर देगा कि उसके अंदर कितना एटम्स पड़ा है। बहुत देसी तरीके से समझना। देख यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर मास काम करता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको याद रखना है कि गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास 197 ग्राम मोल इनवर्स, ये है मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब सेट है कि मैंने तेरे को 39.4 ग्राम गोल्ड दिया, मैं तेरे को इतना गोल्ड देता ना तो कंफर्म है कि वो 1 मोल जितना ही होता। ये बोल रहे हैं ना कि इतना ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में इतना ग्राम गोल्ड होता है। मतलब मैं तुझे 197 ग्राम गोल्ड दूं तो तू बोलेगा सर ये तो 1 मोल है। अच्छा 1 मोल है तो फिर उसके अंदर एटम्स गिन लिए हैं। किसने गिने हुए? एवोगैड्रो सर ने।
एवोगैड्रो बाबा ने एटम्स गिन के रखे कि 1 मोल में इतने ही एटम्स होंगे। हाँ, तो लिख दो कि 197 ग्राम गोल्ड में इतना एटम होगा साहब, कंफर्म है ये। लेकिन अपने पास तो इतना ग्राम गोल्ड है। हाँ, तो इतने ग्राम में कितना, सिंपल, इसको उधर लगा, इसको इधर लगा, 39.4 ग्राम इंटू 6.023 10⁻²⁵ डिवाइड बाय 197 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, सॉल्व करो आंसर। ओ कैलकुलेटर नहीं लगाओ, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, ये कैलकुलेटर खुद लगाओ। लेकिन इतना पक्का हो गया अपना कि किसी का भी मॉलिक्यूलर मास पता हो ना, तो बिना वो प्रोसेस के डायरेक्ट एटम्स जान सकते हैं। वो कौन सी प्रोसेस, वो गोल्ड ले आओ फिर गिनो 1 2, वो प्रोसेस नहीं करना है, सीधा यहाँ से कंपेयर करो कि 197 ग्राम में इतना, तो इतने में कितना, खेल खत्म। अब मैं तुझे बोल दूं 500 ग्राम गोल्ड है, तो भी तू गिन लेगा कि 197 पे इतना, तो 500 ग्राम पे इतना। मैं बोलूँ 200 ग्राम गोल्ड है, तो भी बिना गोल्ड के तू यहीं से गिन लेगा कि 197 पे इतना, 200 पे इतना। समझा कि नहीं? तो है ना अच्छा टेक्निक, अच्छा ट्रिक। बस, तो ये ज्ञान अपना खत्म हो चुका है, लेक्चर भी खत्म हो चुका है। आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट में एक बार लिखना कि सर प्लीज़ हर वीडियो में लास्ट में 2-5 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस डाला करो, हमको मज़ा आता है। अब ऐसा कमेंट लिखोगे तो मैं अगले वीडियो से फिर ऐसे हर लेक्चर के एंड में छोटा छोटा मस्त इन्फॉर्मेशन डालूंगा, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा सम्स में और MCQs में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर, बाय।